नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपकी गाड़ियों का दम निकला जा रहा है। एथेनॉल के खेल ने आपकी बैंड बजा दी है। गडकरी जी सवालों के घेरे में हैं। मध्यम वर्गीय परिवार डर में जी रहे हैं कि गाड़ियों का होगा क्या। जो गाड़ी 18-20 का एवरेज देती थी वो 10 का देने लगी। सर्विस सेंटर पे कह रहे हैं गाड़ी कबाड़ होती जा रही है। वो गडकरी को बचाने के लिए आज तक जैसा चैनल मैदान में आ गया है। एक्सप्रेस वे पे उनका पॉडकास्ट की और मैं देख रहा था 6 या 7 बार तो शायद मैं देख चुका। एक ही पॉडकास्ट बार बार दिखाए जा रहे हैं, बार बार दिखाए जा रहे हैं। डील क्या है? कितने करोड़ की डील है? गडकरी जी की अगर डील नहीं है तो भी बताना चाहिए और डील है तो बताना चाहिए। अचानक योगी आदित्यनाथ की महिमा में आज तक उतर आया है कि इन्होंने जाने कितनी क्रांति कर दी। चंदा चोरी के ध्यान से बटाने के लिए योगी जी आ गए। मैं डंके की चोट पर आज अपने चैनल पर ऐलान करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड के हारा हुआ विधायक जो मुख्यमंत्री बन गया और उत्तराखंड की बैंड बजा दी, उसमें आज तक जैसे चैनल को करोड़ों रुपए ना दिए हों तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। मेरे आपके टैक्स का पैसा है, देश को पता चलना चाहिए। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी से मैंने विस्तार से बातचीत की है। पूछा है कि ये करोड़ों गाड़ियों की हालत खराब हो रही है और गडकरी को बचाने की तैयारी चल रही है और ये खबरें प्रायोजित कराई जा रही हैं कि गुजरात लॉबी गडकरी के पीछे लगी है। ये खेल आपकी जिंदगी से जुड़ा है। आप जिन गाड़ियों की ईएमआई देते हैं वो कब कबाड़ हो जाए इससे जुड़ा है। तो ध्यान से सुनिए। और चंदा चोरी में ये मिश्रा 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 नाम आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसकी कहानी भी केपी मलिक बताएंगे। चलता हूं केपी मलिक जी के पास। अगर आपने अब तक यूट्यूब पे जाके 4PM फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक खूबसूरत सी पिक्चर, रिश्तों पे बनी पिक्चर जिंदगी रिलोडेड को देखिएगा, मुझे बताइएगा। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। मुझे पता है कि आप मेरी शक्ल देखते ही मेरी शर्ट पे कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं मेरा देखिए, हम चश्मा। समझेंगे। अगर आप शर्ट ऐसी पहने, आप हमारी शर्ट पे कमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता हमारी साधारण शर्ट है। हमारी शर्ट 500-600 रुपए के कपड़ा लेके यहीं सिलवा लेते हैं और कभी कभी हमारे प्रेस क्लब के बराबर में शर्टें बिकती हैं, वहां से हम खरीद लाते हैं। वहाँ 200, 400, 500 रुपए की शर्ट मिलती है। कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते अगर वो तारीफ कर। अब आप मुंबई में बैठे हैं और आप जबरदस्त शर्ट पहनेंगे जो डिजाइनिंग शर्ट है और उस पर हम कमेंट ना करें, कैसे हो जाएगा? अब मुझे चश्मा पता आजकल था। आप बदल नहीं रहे। अब चश्मा आप बदल नहीं रहे, हमारा चश्मा बदल गया। आज आपके जो हिमांशु है उन्होंने पूछा कि सर आपका चश्मा बदल गया। हमने कहा भाई टूट गया, अब ये बनवा के लाए। घरवाली डांट रही है, इतना महंगा चश्मा बनाना जरूरी था क्या? 10-12 हजार का चश्मा बना, इससे कम बनता ही नहीं है। वो तो जो अब घर है में डांट आजकल, पड़ती है, तो क्या करें? वो चश्मा लग भी अच्छा रहा है आपका। वो जो है अब आजकल इसी ना पे बच गई जान, ये इस पे बच गया। घरवाली ने बाद में यही कहा कि चलो कोई बात नहीं, महंगा बनवा लिया ठीक है, लेकिन ठीक लग रहा है, तो बच गई जान। देखो भाई, आप लग भी अच्छे रहे हैं आप। और चश्मे की वाकई में कल जो है समय रैना के संग डिनर था मेरा। केलकर साहब भी वहाँ पे थे, बहुत बड़े एक्टर हैं समय रैना। तो वहाँ पे भी मेरे चश्मे की तारीफ हो रही थी। चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बड़ा खुश हो गया मैं। आपका आजकल चश्मा समय तो समय जबरदस्त है। आजकल समय का वैसे ही जलवा ज्यादा टाइट चल रहा है। उनका समय भाई तेरा ही है, कुछ भी कह देती हूँ, समय जलवा टाइट चल रहा है। चलिए हम आज बढ़िया सी बात ये करते हैं कि जी। जब जब गडकरी जी की नैया डूबने लगती है तब तक आज तक चैनल आ जाता है और फिर वो एक्सप्रेस वे पे गडकरी जी दिखाते हैं। मैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ मेरे सामने आज तक चल रहा है और ये जो इंटरव्यू गडकरी जी का चल रहा है ये मैं शायद आज तक पे छठी या सातवीं बार देख रहा हूँ। मतलब एक इंटरव्यू हुआ, एक्सप्रेस वे पर हो गया और वो सातवीं या आठवीं बार चल रहा है। बहुत सारी चर्चा चली सोशल मीडिया पे कि ये जो पीआर कंपनी है गडकरी साहब को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, गोदी मीडिया को देखते हैं। एक चैनल पे जो देश का सबसे बड़ा चैनल कहलाता है अपने आप को, एक ही इंटरव्यू 8-8 बार 9-9 बार दिखाया जा रहा है कि साहब एथेनॉल से कोई समस्या नहीं है गाड़ी की। पूरे देश भर से समस्या आ रही है। मिडिल क्लास फैमिली की हवा खराब हो गई है। एक आदमी मध्यम वर्गीय परिवार जिंदगी में बड़े मुश्किल से पैसे जोड़ तोड़ करके गाड़ी खरीद पाता है और तेल का खेल इतना विकट हो रहा है
कि लोग कह रहे हैं कि जिनका 17-18 का एवरेज था वो गाड़ियां 9 का एवरेज देने लगी हैं। सर्विस सेंटर में मेरी बात हुई कई सर्विस सेंटर पे, वो कह रहे हैं गाड़ियां अचानक बुरी तरह खराब होने लगी हैं। जिस आदमी को बैंक के क्लर्क को 70-80 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, किसी तरह ईएमआई पे गाड़ी खरीदी है, उसकी जान निकल गई है। इस तेल के खेल में विश्व गुरु चुप हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। गडकरी जी की बदनामी के पीछे गुजरात लॉबी का हाथ बताया जा रहा है और यहां तक चर्चा चलने लगी कि गडकरी जी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। तो बेचारे गडकरी जी आज तक के चैनल की शरण में पहुंचे कि भैया एक्सप्रेस वे पे हमारा इंटरव्यू दिखा दो। तो आज तक को ईमानदारी से ये कह देना चाहिए कि हमने गडकरी जी से करोड़ों रुपए नहीं लिए हैं। मंदिर की चंदा चोरी के बाद में अचानक योगी आदित्यनाथ की गाथाएं आज तक पे चल रही हैं। और जो मेरी जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने डंके की चोट पे, डंके की दम चोट पे फिर ऐलान कर रहा हूं, अगर करोड़ों रुपया योगी सरकार ने आज तक को इंडिया टुडे ग्रुप को किसी भी रूप में नहीं दिया हो तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। सबसे बड़ी घोषणा कर रहा हूं, यूपी के सूचना विभाग के मुखिया लिख के दे दें कि करोड़ों रुपया, शायद हो सकता है 100 करोड़ से भी रकम पूरी पहुंच जाए, आज तक को नहीं दिया गया। उत्तराखंड का हारा हुआ विधायक जो मुख्यमंत्री बन गया, जिसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, बड़ा फेल मुख्यमंत्री, जिसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए लिख कर दे दे कि उसने करोड़ों रुपया आज तक को नहीं दिया, तो मैं ना दिया तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। मेरे आपके टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपया आज तक को, आज तक जैसे तमाम गोदी मीडिया को, चैनलों को दिखाए जा रहे हैं, और जिस समय आपकी गाड़ी कबाड़ में बदल रही है उस समय ये चैनल बता रहे हैं कि नहीं साहब ये तेल तो बड़ा अच्छा है। ये गडकरी जी ने कह दिया। देखिए एक्सप्रेसवे में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, देश के एक्सप्रेसवे टूटते जा रहे हैं, बहाल होते जा रहे हैं। गडकरी जी की पीआर कंपनियां, यहां तक चर्चा चल रही है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, यहां तक चर्चा चल रही है कि ये प्लांट करा रही है खबरें कि गुजरात लॉबी का हाथ है गडकरी को बदनाम करने में। खेल क्या चल रहा है मलिक साहब, आप ही बता सकते हो। दिल्ली में आप बैठते हो, सालों से पार्लियामेंट आप जाते हो। गडकरी जी ने पत्रकारों को लजीज खाना खिलाया, उसमें एक आप भी थे। मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन निकल गया कि शानदार डिनर आपने भी किया था गडकरी जी का। लेकिन आप पे फर्क पड़ता नहीं है, आप तो जिसके डिनर खाओ सच होगा तो आप उसकी बैंड बजाओगे। आप, मैं जानता हूँ आपको, आपने ऐसे तमाम अपने दोस्तों की बैंड बजाई है। हमारे जगदीप धनखड़ रोते हैं आज तक कि कैसे जाट है के पी मलिक, जो जाट एंगल सेट नहीं कर पाए। धनखड़ साहब की खाट खड़ी करी आपने। एक हम है, हम अपने पंडितों को कितना बचाते हैं, अगले चरण में आपसे बात करेंगे पंडितों के मुद्दों पे भी। लेकिन जरा गडकरी जी की कहानी बताइए और अपनी गाड़ियों का और अपने अड़ोसी पड़ोसियों की गाड़ियों का हाल बताइए। जिए मर जाए मध्यम वर्गीय क्या परिवार, क्या करे। संजय जी, मैं ये चर्चा शुरू करने से पहले आपको डिनर की और चाय नाश्ते की बात बताता हूं। देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं है कि पत्रकार जो है मंत्रियों के घर नाश्ता करें, चाय पिए। पत्रकार जाते हैं, अब हम जैसे पत्रकार खाते ही क्या है। मेरा तो वैसे ही लीवर की वजह से प्रॉब्लम रहती है, थोड़े थोड़े फल फ्रूट खाए, चाय पी, हो गया हमारा इतने में ही। हम वहां जिस चीज के भूखे हैं उस भूख को मिटाने जाते हैं, और एक पत्रकार की भूख होती है खबर की, कुछ खबर हाथ लग जाए। आज तो लोग जो पत्रकार जाते हैं वो खूब खाना खाते हैं और फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। हमारी कोशिश नहीं रहती कि मंत्री के साथ हमारा फोटो खींचे, हमारी कोशिश रहती है कुछ खबरें निकले। एक तो हम इसलिए जाते हैं, दूसरा हम जिसके घर में जाते हैं उसको खूब पेल के आते हैं। गडकरी को कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमने कहने के लिए, सारे पत्रकार हमारा चेहरा देख रहे थे। उस समय भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे और ये एथनॉल की बात चल रही थी। और जब इन्होंने अति उत्साह में कहा था कि हम 15-20 रुपया, अब बहुत ज्यादा होगा, 25 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाएगा, हमने कहा ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कैसे कर लेते हैं, क्या तथ्य है आपके पास। मैंने कहा वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में जो एक अपने वहीं महाराष्ट्र से आने वाले थे, जो यूपी के गवर्नर भी रहे, मैं नाम भूल गया उनका, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एथनॉल की चर्चा शुरू की थी शुरू शुरू में उस समय पे। तो लेकिन एथनॉल आज तक नहीं है, आप कैसे शुरू करेंगे, हमने ये बोला। इससे पहले मैं एक मजेदार आपको बात बताता हूं। हमारे बहुत अच्छे मित्र बरेली के हैं, आपके नाम फिर तो ध्यान से उधर गया उनका, गंगवार साहब। गंगवार साहब मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और उनके यहाँ डिनर हुआ। डिनर पे चंद पत्रकार थे और अगले दिन रिसफल होने वाला था और शाम को इन्होंने डिनर दे दिया।
तो हमने कहा गंगवार साहब, मुझे लग रहा है आपको प्रमोशन की चिट्ठी मिल गई, क्योंकि वो मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। तो हमने कहा मुझे लग रहा है आपको सुर्खी लग गई है और आपका प्रमोशन होने जा रहा है, इसलिए आप पहले ही डिनर दे रहे हैं। और संजय जी ये हुआ कि अगले दिन उनकी कुर्सी चली गई। और भाई साहब वो हमें आज तक कोसते हैं इस बात को कि आपने जो बात कही थी इसीलिए मेरी कुर्सी चली गई। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसे मेरे कहने से ही कुर्सियां जा रही है तो मैं 2-4 लोगों के लिए और कह देता हूँ, अगर मेरे कहने से। तो बात ये होती है कि हम तो बकसते नहीं है, किसी का लंच करें, खाना खाएं, कि सच्चाई तो हम कहेंगे। हमारा कोई उससे निजी दुश्मनी तो है नहीं, है निजी यारी दोस्ती तो है नहीं। हम तो समाज के लिए काम करते हैं। मंत्री से खबर निकाल के जनता के हित में जो होगा बोलेंगे। अब मैं आता हूं एथनॉल पर संजय। देखिए मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी 13 साल पुरानी गाड़ी है, और मेरी गाड़ी में एकाएक जो मेरी गाड़ी थी वो 12, 13, 14 का एवरेज देती थी, और एकाएक वो 9-10 पे, फिर बाद में 10 पे भी सुई जाने लगी, 8-9 8-9 हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा पेट्रोल में किसी ने बदमाशी कर दी होगी, मिलावट कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने चलाया, सर्विस कराई, सर्विस के बाद फिर यही हाल। और मैं पोल्यूशन कराने गया, पोल्यूशन भी नहीं हुआ उसका। बोला जी इसमें तो कचरा भरा हुआ है, आप दोबारा जाइए। तो मैंने सर्विस वाले को डांटा, सर्विस वाला अब्दुल है। अब अब्दुल तो टाइट है आजकल, हमारे के आपके कहने से टाइट है। तो हमने कहा भैया वो हमारा जो है ये ऐसे ऐसे कह रहा है कि साहब ये गाड़ी में आजकल जो एथनॉल आ रहा है उसकी वजह से एवरेज गिर रहा है, हमारे पास तो बहुत शिकायतें आ रही, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमने करीब 1 साल पहले संजय जी देख लिया था। गाड़ियों में तकलीफ तब से आ रही है, और हो सकता है मेरी गाड़ी में तकलीफ इसलिए आ रही हो कि भाई मेरी 10-12 साल पुरानी है। जो लेटेस्ट गाड़ियां आई है हो सकता है शायद उसमें कम तकलीफ हो। भाई आप एथनॉल लेके आए हैं, E10 लाए हैं, E20 लाए हैं, अभी आप E85 ले आने की बात कर लिए हैं। तो क्या आपने गाड़ियों के ऊपर रिसर्च की है? क्या आपने उस तरह के इंजन बना लिए हैं? तो अगर इस तरह की बात है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजों पर लोग शिफ्ट हुए। क्या शिफ्ट नहीं हुए लोग? जो ऑर्डिनरी बल्ब पहले आता था, सब लोग LED पर शिफ्ट हो गए। कह रहे हैं ये बिजली बचा रही है, रोशनी भी अच्छी, क्या दिक्कत है उपभोक्ता को? उपभोक्ता तो शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर उपभोक्ता शिकायत कर रहा है और आपने कोई जांच पड़ताल करी नहीं है, और आप अमेरिका के दबाव में उसमें जबरदस्ती एथनॉल मिला रहे हैं, जबरदस्ती अमेरिका से एथनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गाज तो किसी न किसी के ऊपर गिरेगी। और बात ये है कि इसमें तो गडकरी का लेना देना कुछ नहीं है ना। इसमें तो जो क्रांतिकारी मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, वो कहाँ है? उनको आना चाहिए मोर्चे पे, वो मोर्चे पे आ ही नहीं रहे हैं। वो जब से स्टीम फाइल वाला मामला हुआ तब से मोर्चे से बाहर है वो, और वो नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। गडकरी जी की प्रॉब्लम अब जो आज की डेट में संजय जी दिखाई दे रही है, चाहे उसमें आज तक भूमिका निभा रहा हो, चाहे कोई दूसरा मीडिया हाउस भूमिका निभा रहा हो। देखिए दिल्ली में चर्चा ये है कि अब अस्तित्व और अपना जो है दबदबा दबाने का समय नंबर 1 नंबर 2 में चल रहा है, बाकी सारी चीजें दाएं बाएं हो गई। अब नंबर 2 अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, नंबर 1 अपना वर्चस्व दिखाते हैं, और इस वर्चस्व में कई लोग नपेंगे। नंबर 2 से जो सीनियर व्यक्ति हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें खाली गडकरी नहीं है। चाहे गडकरी हो, चाहे शिवराज हो, चाहे वो कई सारे और मंत्रियों के नाम हो। भाई आप मुझे बताइए कि पहले आपने अडवाणी जी को हटाया, मुरली मनोहर जोशी को हटाया, गंगवार को हटाया, वसुंधरा को हटाया, वो एक ताई थी हमारी मध्य प्रदेश की जो स्पीकर थी, उनको कोई क्यों नहीं कर पाया? और आपने जरा सा टिकट काटा एक हमारे मिश्रा जी का, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश वाले का। पिछले 24 घंटे से उसने ऐसा नाच नचाया दोनों को कि नाक रगड़नी पड़ रही। और मुख्यमंत्री को आदेश हुआ है कि भाई उनसे मिलिए और उनसे जरा समझौता करिए। और वो समझाओ, कह रहे हैं ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ नरम पड़े हो, नरम पड़े, अभी उनकी तरफ से मोर्चा बंद नहीं हुआ है। तो आपकी हालत खराब हो गई है। आपकी हालत खराब होने का मतलब यह कई मोर्चों पे घिरे हुए हैं। इधर बाबा का सोटा चल रहा है, बाबा को मौका मिल गया कि आज तक को घेर लो। आज तक अगर नाराज है दिल्ली से, आज तक दिल्ली का कम दिखा रहा है, तो ले आओ इसको अपने पाले में। पाले में खींचने की भी तो बात है ना, तो उसके लिए पैसा देना दे, इसलिए पाल के रखे हैं। जो नोट आपने देखा होगा ना, कुछ नोट पकड़े गए थे उत्तराखंड के फार्म हाउस में, और वो बोले किस लिए रखे हुए नोट, भिजवाइए आज तक के यहाँ। तो देखिए कोई भी मीडिया हाउस हो, कुछ भी हो, बिना विज्ञापन के, बिना उसके कौन कोई करेगा? ये मीडिया हाउस की सच्चाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एकाएक आकाशवाणी होती है और इंडियन एक्सप्रेस में
खबरें छप जाती हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी, इसके अलावा फिर सो जाता है इंडियन एक्सप्रेस, सोया रहता है इंडियन एक्सप्रेस, पिछले 10-12 साल से सोया हुआ है, गहरी नींद, कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। तो आप ये देखिए कि एकाएक कौन सी खबर चलानी है, कौन सी नहीं चलानी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस पर लंबी बहस हो चुकी है, लंबी हमारी आपकी बातें हो चुकी हैं। तो अब बात यह है कि वर्चस्व की लड़ाई है, और क्या ये नंबर 1 और नंबर 2 जितने आसपास के लोग हैं, जितना लगता है कि थोड़ा सा कुछ खड़ा होने की स्थिति में है, इनको सबको निपटाया जाए और नए क्रांतिकारी लाए जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो नए अध्यक्ष बने हैं, पहले तो उनको हमारे महामहिम ने जो है, जिनको महामानव कहते हैं, उन्होंने जब अध्यक्ष बने तो पीठ पे उनकी हाथ मारा, थपथपाया उनको। उसके बाद उनका हाथ पकड़ के बाहर ले गए। उसके बाद फिर उनको, जैसे भगवान राम को हाथ पकड़ के मंदिर में ले गए थे, फिर उनको घुमाने लगे। तो ये जो दबदबा है ये कायम रहना चाहिए, ये जनता को भी पता होना चाहिए, और जो अध्यक्ष बना है कुर्सी में बैठा, उसका भी कहीं दिमाग ना खराब हो जाए कुर्सी में बैठ के, उसको एहसास होना चाहिए। उसी के तहत आपने एक बड़ी घटना आज उत्तर प्रदेश में अगर विजुअल देखे हो, कि जब नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो वो पहला गुलदस्ता, जो वहां के स्टूल मंत्री हैं आपके, डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी, पहला गुलदस्ता उनसे रिसीव करते हैं, और बाकायदा गुलदस्ता लेके पीछे नहीं पकड़ा देते जैसे भाई नेताजी पकड़ाते थे, रुक के बाकायदा फोटो खिंचवाते हैं और योगी जी को इंतजार कराते हैं। और जब योगी जी इंतजार कर लेते हैं, फिर योगी जी का नंबर आता है, तो योगी जी कहते हैं ये क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। और जो आपने बीच में कह दिया था कि नहीं ब्राह्मणों का कोई मामला नहीं है, आज देखिए अरे ब्राह्मणों की, एक सेकंड, मेरी बिरादरी का मामला है तो पहले मैं सवाल करूंगा ना। जी जी, ये करिए बताइए करिए। ये बताइए कि कितना बहादुर कौम है हमारी। देखिए, नरोत्तम मिश्रा, आपने जी जिक्र जी। कर दिया, मध्य प्रदेश के नंबर 1-2 के पसीने छुड़ा दिए। नृपेंद्र मिश्रा, मंदिर में हाथ साफ कर दिया, अभी तक एफआईआर गिरफ्तारी की बात ही नहीं हो रही। अनिल अनिल मिश्रा, मिश्रा भी क्या, अनिल मिश्रा का नाम आप नहीं ले अनिल, रहे। मैं वही मैं कह रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अनिल मिश्रा, हाँ, पूरे मंदिर के करोड़ों रुपए का खेल। ये जो मिश्रा मिश्रा है, हम संजय शर्मा हो गए, मतलब ब्राह्मणों में भी शर्मा रह गए। हम भी मिश्रा होते तो हमारा भी नंबर आ जाता। नहीं, आपको ये लिखना पंडित चाहिए कोई भाई, आप संजय कुमार मिश्रा लिखिए, एसके मिश्रा आपका तो हो खेल जाएगा। होगा। और आपने ये 2 नाम छोड़ दिए, पीके मिश्रा और करलाज मिश्रा। मिश्रा की तो लाइन लंबी है भाजपा में। तो ये जो मिश्रा बंधु हैं, ये बीजेपी का बट्टाधार कर रहे हैं। मंदिर से चंपत राय बाहर नहीं हुए। खबर छप रही है कि चंपत राय अभी भी सबसे पावरफुल स्थिति में। लोग लोग क्या सब्र का ये कितना पैमाना लेंगे। अभी भी चंदा चोर वहां पे काबिज हैं। नृपेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी, उनका इस्तीफा, कुछ नहीं हो रहा। चंपत राय के अकाउंट से अभी भी क्या पैसे निकल सकते हैं। मंदिर के ये राम के नाम पर नहीं छोड़े नाथपीठ, ये लोग किसके नाम पर छोड़ेंगे। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, फिर समझ में ही नहीं आ रहा। गजब है। मैं संजय जी इसीलिए तो आश्चर्य में हूँ, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि भाई हम तो बड़े सम्मान से देखते थे वैश्य समाज को, ब्राह्मण समाज को, पंडितों को। हम तो इनके पैर छूते थे भाई, हमें भी जब होता था। आज मजे बाकी ले लोग रहे हैं आप, पीछे पड़े हैं। मजे ले रहे हैं आप कमेंट करके ना। मजे ले रहे हैं देखिए, आप। आज जो है चंदा चोरी में बाकी लोगों में यही रिकॉर्ड बना रहे, चाहे चंपत राय हो और चाहे अनिल मिश्रा हो, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनके इस्तीफे हो गए हैं। पहली बात तो ये, कहाँ है इस्तीफा, किसने दिया इस्तीफा। और चंपत राय जी कहीं नहीं निकले मंदिर से, लगातार बने हुए हैं। एसआईटी वाले जो बने थे भाई साहब, जो एसआईटी के चीफ बने थे, उन्हीं के घोटाले घपले चंपत राय जी ने बाहर निकलवा दिए। भाई ये क्या हमारी जांच करेंगे, पहले इनकी जांच करो। दूसरा जो है, गोपाल राव ने कह दिया कि भैया हम तो निकले ही नहीं, तो हमें कब कहा किसने निकाल दी। वो हटने को भी तैयार नहीं है, तो वो धमकियां दे रहे हैं। तो इसी प्रकार की धमकी ये भी माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने भी धमकी दे दी है कि भाई साहब देख लो, मुझे इतनी आसानी से नहीं हटा पाओगे। मैं कलराज मिश्रा नहीं हूँ, मैं कलराज मिश्रा नहीं, मैं नरोत्तम मिश्रा हूँ। तो इस तरह की चीजें जो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, और देखिए उत्तर प्रदेश में तो लंबे समय से चल रही है, चाहे आपके दुबे हो, चाहे आपके उपाध्याय हो, चाहे आपके बाकी लोग हों। टकराव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में और योगी में चल रही है, लेकिन अब मुझे देश में चलती हुई दिखाई दे रही है। जो गुजराती लॉबी है, वो भी ब्राह्मणों से घबरा गई। और हम तो अक्सर चर्चा करते हैं आपके चैनल पर भी, बाहर भी,
कि ब्राह्मण भले ही संख्या में कम हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में वो सबसे आगे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में वोट ब्राह्मणों का कम हो, लेकिन वो परसेप्शन बनाने में, नैरेटिव बनाने में सबसे आगे हैं। और उसमें तो आप भी चंदा कंपनी चोरी में, में, आप भी चंदा चोरी में भी सबसे आगे हैं। नहीं, देखिए, चंदा चोरी की हो, बात कुछ भी हो, ये तो हर समाज में हर तरह के लोग होते ही हैं। हम पूरे नितिन मिश्रा, समाज अनिल को, मिश्रा की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब यही हाँ, सब ब्राह्मण मुझ पर समाज डंडा में, लेके आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो परशुराम परिषद, कैलाशानंद जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जो आजकल वो हो गए हैं, महंत हो गए हैं। अरे साहब, मैं भी एक बार उनके झांसे में आ गया। कुंभ मेले में मैंने बड़ी सेवा हुआ की, मुझे लगा बाकी वो बड़ा ज्ञान है। फिर मैंने देखा वो तो कंगना रनौत को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। फिर एक हीरोइन थी, उसको वो कुंभ मेले में उसको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बना दे रहे हैं। ये बाबा लोगों का कन्याओं से पीछे नहीं छूटता है। फिर कैलाशानंद जी परशुराम परिषद के ब्राह्मणों के वो अध्यक्ष बने थे या कुछ बने थे, मतलब संरक्षक। तो ये जो संत हैं, अपने आप को संत कह रहे हैं, जो कंगना रनौत के संग घूम रहे हैं, इन्हें ये कहना चाहिए कि ब्राह्मण समाज को कहना चाहिए कि अनिल मिश्रा, नितिन मिश्रा जैसे लोगों को ब्राह्मण समाज तिरस्कार कर दे। जो भगवान राम का नहीं हुआ वो हमारे किस काम का हुआ? जो भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी करे वो ब्राह्मणों के किस काम का हुआ? परशुराम परिषद की भी घिक्की बन रही है, नितिन मिश्रा का नाम था, अनिल मिश्रा का नाम थे। कोई चंदा चोरों का नाम से डर कैसे सकता है? लेकिन ये ब्राह्मण सभा, ये परशुराम परिषद सब गायब हो गई, ये हवा खराब हो गई, कोई बयान नहीं आता। नहीं, नहीं, ऐसा क्यों हो नहीं, रहा है? नहीं, 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 संजय जी, नहीं, इसमें तो आप खाली परशुराम वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? परशुराम तो ठीक है, परशुराम जी तो फरसा लेके चलते थे। इसमें तो दबदबे वाले तो डर गए हैं, जो एक दबदबे हाँ वाले हाँ, भाई साहब ब्रजभूषण। हैं, उन्होंने कहा, हाँ, ब्रजभूषण सही सिंह है, ने आप भी बयान दिया। अगर दबदबे वाले भाई साहब डर गए हैं, आपके पर्ची निकालने वाले नए नए जो बाबा बने हैं, बाबा बागेश्वर, वो डर गए हैं। और वो दावा कर रहे हैं, देखिए, कि भाई साहब पर्ची तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन पर्ची निकालने के बाद मेरा जो होगा उसकी कल्पना आप करिए। मैं संजय जी कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा एक सब्जेक्ट है, ये जो एक क्षेत्र है, धार्मिक जो क्षेत्र है, इसमें कई सारे साधु संत हैं, कई सारे अच्छे बुरे लोग हैं। और अभी हम जैसे जिक्र करें तो कोई समाज, पूरा का पूरा समाज बुरा नहीं होता, उसमें कुछ लोग बुरे होते ठीक बात, बिल्कुल ठीक हैं। बात ऐसा है। तो है नहीं कि संत संत संजय जी, ऐसा तो है नहीं कि अभी हुए पहले नहीं हुए। संतों का जितना आदर देश में है, और उसी आदर की पर्दे के पीछे, उसी से चोरी से छुप गए हैं ये लोग, उसका फायदा उठा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छे संतों की आज भी हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन वो चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं। आज आप देखिए, कहीं किसी क्षेत्र में देख लीजिए, जो आप पत्रकारों में ही देख लीजिए, क्या आप ये कह देंगे कि सारे मीडिया हाउस बिक गए हैं, सारे पत्रकार बिक गए हैं? ये आप कह सकते हैं? तो आज जो सारे ग्रुप हैं, सारे क्षेत्र हैं, सब में बुरा हाल है। स्वामी की आप बात करिए कि एक चक्रपाल, ये आपके ब्रह्मचारी महाराज हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े स्वामी हैं। ब्रह्मचारी महाराज का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने शंकराचार्य जी के ऊपर तमाम केस किए थे, और जो बटुक ब्राह्मण है उनको बचाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, क्योंकि वो शंकराचार्य जी उनका जो है वो कर रहे थे, दोहन कर रहे थे। तो वो कहाँ है आज की डेट में? वो ब्रह्मचारी की जब जांच होती, पता लगता है कि उसके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनी बार जेल चले गए हैं, लेकिन वो भी भगवा चादर में छुपे हुए हैं। तो ये धार्मिक चादर इतनी बढ़ गई, इतनी पवित्र चादर है कि जो भी इसके पीछे छुपेगा वो सब दब जाएगा। संजय जी, अगर यही घोटाला घपला मंदिर के बजाय कहीं और हुआ होता, क्या इस पे इतनी बड़ी चर्चा नहीं होती? क्योंकि आस्था कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी है, और आस्था में लोग अंधे हो जाते हैं और टालते हैं। और मैं तो संजय जी बड़े लोगों से सुनता हूँ, अरे हमने चंदा दे दिया। अब वो चंदा कहाँ जा रहा है, कौन क्या यूज कर रहा है, उसको छोड़ो। हम ईश्वर के भक्त हैं, हमने ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर के नाम पे हमने दान कर दिया। गुप्त दान देने वालों की सूची बहुत लंबी है। ये तो चंद लोग थे जिन्होंने बड़ा चंदा दिया था, उनको रसीद नहीं मिली, वो भी भावुक हो गए, दुख में उन्होंने कह दिया कि भाई हमने दिया था, वो भी शायद गायब है। अब आज देखिए, आज सिंधी समाज का कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। उनके समाज में ये मीटिंग हो गई कि भाई जो हो गया, इसको छोड़िए। अगर वो हमने तो दान कर दिया ना। तो बात ये है कि ये ऐसा क्षेत्र है कि इसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। चाहे आप राजनीति देख लीजिए, चाहे आप पत्रकारिता देख लीजिए, चाहे आप व्यापारी देख लीजिए। आज अगर आप बिजनेस में देखेंगे, खाद्य वस्तुओं में देखेंगे, पहले मिलावट हो जाती थी किसी दाल में, भाई दाल में मिलावट कर दी, चावल में मिलावट कर दी, तो हमारी माँ बहनें जो है जब चावलों को छानती हैं, धोती हैं, उसमें से वो मिलावट हटा देते हैं। आज आप खाने पीने की दवाओं में मिलावट कर रहे हैं। आज आप कोई चीज छोड़ ही नहीं रहे हैं।
हर चीज में आप मिलावट कर रहे हैं, दवाओं में मिलावट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये आदमी इंजेक्शन लगने के बाद मर जाएगा, कैंसर की दवाई आप नहीं दे रहे। तो आदमी का दीन ईमान खत्म हो चुका है। कुछ जो चंद लोग भले बचे हुए हैं तो बेचारे चुपचाप अपना समय काट रहे हैं। क्या साधु समाज नहीं ऐसा अच्छा है जो चुपचाप अपना बैठे? अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो तमाम आपको साधु संत ऐसे मिल जाएंगे, और ऐसे भी मिल जाएंगे जो सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं। उनका एक आध का हमने नाम भी लिया, और आप ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की चर्चा करके हमें लग रहा है कि उनको भी दुख पहुंचाना अच्छे लोगों को, और हमें भी अपना मामला, अपना दिमाग, अपनी जबान सब गंदे करने वाली बातें हैं। हम तो राजनीति पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम तो सरकार पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम तो पत्रकार भी राजनीतिक, हम तो राजनीतिक संपादक हैं, हम तो राजनीति की बात करते हैं और सरकार की खिंचाई करते हैं। मेरे पास लगातार ऐसे कई बड़े नेताओं के, हमारे क्षेत्र के चेले चपाटों के फोन आ रहे हैं, बोला गुरु जी आप फलाना ऐसे क्यों नाराज हैं, उनको आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा उनको आशीर्वाद दिलवाना है तो बाबा के पास भेजिए या शंकराचार्य जी के पास भेजिए, सलाह मशवरा देना है तो हमारे पास, क्योंकि हम बाबा तो है नहीं आशीर्वाद देने। तो हमसे कई लोग संजय जी इस तरह भी परेशान हैं। लेकिन देश में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उस पे आज की डेट में अगर आप किसी नेता को देखेंगे, किसी दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति को देखेंगे, वो कहीं जिम्मेदारी दिखती नहीं। उसके लिए मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पे गए थे। पहले वो इंडोनेशिया गए, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए, और वो न्यूजीलैंड होते हुए भारत आ गए। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता चला होगा कि वहाँ के जो हमारे ब्यूरोक्रेट थे, जिनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई जो हमारे आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती और हम लोग सोच ही नहीं सकते। वो कितने एग्जाम पास करके इतनी बड़ी सर्विस में गया होगा। उसने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी है भारत के, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो सीधा संवाद करते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है। 80% लोग गांव में रहते हैं और गांव की मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो बीच के लोगों का प्रयोग नहीं करते। मतलब बीच के लोग जो दलाल रहते थे, पत्रकार लोग हैं, इधर की बात सुनने को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, उनको बीच वाले लोगों को उन्होंने हटा दिया है और वो सीधे मन की बात करके वहां तक पहुंचाते हैं। ये जवाब उन महाशय ने दिया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति होंगे। तो उनकी मानसिकता देख के हमें दया उनके ऊपर। इसके बाद अब आप जब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता है चैनलों पे, आप देखें कितने विद्वान व्यक्ति हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देने वाले एमपी हैं, कितने विद्वान हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है अडवाणी और वाजपेयी जी के जमाने वाली, जब एक से एक विद्वान व्यक्ति संसद में खड़े होकर बोलते थे और विपक्ष का आदमी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस की सत्ता होने के बाद हम लोगों को ऐसे पॉइंट बना के देते थे कि कांग्रेस गिर जाती थी उसमें, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, भली बात में कुछ न हो। लेकिन कहां से इतने बढ़िया तथ्य बना के लाते थे? आज कहाँ चले गए वो लोग? आज ये जो आए हैं नए नए प्रवक्ता, कुछ जानकारी नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखी। आपने देखा होगा एक बहुत ज्यादा वीडियो आजकल चल रहा है, जो व्यक्ति आए थे जिन्होंने इसकी गणना की थी, इसकी रचना की थी कि भाई 900 बार जो है इन्हीं यादव की और अखिलेश यादव की बात हुई है, वो भागते फिर रहे हैं। तो ये प्रोफेसर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। तो वो भी आज पंडित जी सोच हैं, है कि समझदार जी, वो भी पंडित जी हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब आप ये काम अगर पंडित करेंगे जिनको विद्वान मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा? एक किसान क्या करेगा? एक मजदूर क्या करेगा? एक दुकानदार क्या करेगा? आप तो भाई पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आप भी मिसगाइड लोगों को करेंगे तो आम व्यक्ति क्या करेगा? ये सोच के कई बार हमें इनकी मानसिकता पर दया आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, स्थिति यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थी केपी मलिक जी, और ये चर्चा बहुत सार्थक है, बहुत जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। मामला रोज की दिनचर्या से जुड़ा है, हमारी गाड़ियों से जुड़ा है। और भी मामले हैं देश में, चंदा चोरी का मामला भी प्रमुखता से है। आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार है। शुक्रिया, थैंक यू।